और राजस्थान चुनाव के लिए कल मतगणना होने वाली है। काउंटिंग से पहले ही राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे देव दर्शन के लिए पहुंची। 25 नवंबर को मतदान के बाद से ही वसुंधरा राजे अनेकों मंदिर में गई हैं और दौसा के मेहंदीपुर बालाजी मंदिर में भी जाने का उनका कार्यक्रम था, लेकिन 26 नवंबर को यह कार्यक्रम स्थगित हो गया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने दावा किया कि राजस्थान में बीजेपी पूर्ण बहुमत से अपनी सरकार बनाएगी और 135 से ज्यादा सीटें जीतेगी। उन्होंने कहा कि वो मुख्यमंत्री की दौड़ में शामिल नहीं है। जो भी नया मुख्यमंत्री बनेगा, फिलहाल उन्होंने ये भी कहा कि पहली माला उसे वही पहनाएंगे। ये बात उन्होंने राजसमंद के नाथद्वारा में प्रभु श्रीनाथ जी के दर्शन करने के बाद कही। वहीं असम के राज्यपाल गुलाब कटारिया, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने भी शुक्रवार शाम प्रभु श्रीनाथ जी के दर्शन किए। मीडिया से बात करते हुए भाजपा अध्यक्ष सीपी जोशी ने कहा कि राजस्थान में भाजपा पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी। करोड़ों मतदाताओं ने भाजपा में जो विश्वास जताया है, उसके लिए सभी का आभार प्रकट करता हूं। स्पष्ट बहुमत के साथ, प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजस्थान में बनने जा रही है। अरे नहीं, मैं कहीं दौड़ में नहीं हूँ। मेरे लिए खुशी इस बात की होगी कि भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री राजस्थान में बने और पहली माला सीपी जोशी कहना है। मुझे जो दायित्व दिया गया था उसका ईमानदारी से हमने निर्वहन करने का काम किया और टीम राजस्थान में सभी कार्यकर्ताओं ने, हजारों कार्यकर्ताओं ने बहुत कड़ी परिश्रम मेहनत की है। मैं उनका भी आभार प्रकट करता हूँ और पूरे प्रदेश के सभी मतदाताओं का भी, जनता जनार्दन का भी आभार प्रकट करता हूँ कि उनका खूब समर्थन, स्नेह और आशीर्वाद पार्टी को मिला। 135 प्लस और कांग्रेस 50 के अंदर। मतगणना का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। रविवार को सुबह 8 बजे से मतों की गिनती शुरू हो जाएगी। ऐसे में मतगणना से पहले एक तरफ जहां प्रत्याशियों की धड़कनें बढ़ी हुई हैं, वहीं उनके समर्थक भी हार और जीत को लेकर पसोपेश में हैं। दौसा में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी शंकर शर्मा के विजयी होने की कामना को लेकर आज उनके समर्थकों ने सामूहिक कनक दंडवत लगाई। इस दौरान भाजपा प्रत्याशी के समर्थक कनक दंडवत लगाते हुए दौसा के प्रसिद्ध शिवालय नीलकंठ महादेव मंदिर पर पहुंचे और बाबा नीलकंठ के ढोक लगाकर विजय दिलाने की कामना की। तीन तारीख को दौसा का विधानसभा का जो परिणाम आने वाला है, उसके लिए हम भाजपा प्रत्याशी आदरणीय श्री शंकरलाल शर्मा जी की जीत की कामना के लिए दौसा के राजा बाबा नीलकंठ महादेव के दंडवत कर रहे हैं और बाबा से अरदास करेंगे कि कल हमारे आदरणीय शंकरलाल जी शर्मा को विजयी बनाए। देखिए, कनक दंडवत देने का रीजन ये है कि पहले भी हमने जो दौसा के टिकट की जो लगाई थी गुहार बाबा से शंकर शर्मा जी की लगाई थी और वो हमारी पूर्ण हुई और शंकर शर्मा जी दौसा से टिकट लेकर आए। अब भी हम दौसा के राजा बाबा नीलकंठ के यहाँ छोटे छोटे बच्चे और बड़े बुजुर्ग सब जो कावड़ यात्रा, वो दंडवत यात्रा जो कर रहे हैं, वो इसी क्रम में कर रहे हैं कि बाबा ये मनोकामना भी पूर्ण कर, ताकि दौसा में अमन, चैन, सुख, शांति बहाल हो सके। शंकर शर्मा को बाबा भारी मतों से विजयी बनावे। नई सरकार बनने का काउंटडाउन शुरू हो गया है। कल 3 दिसंबर को प्रदेश की जनता का जनादेश सामने आ जाएगा। वहीं मतगणना के पहले पश्चिमी राजस्थान के प्रसिद्ध लोक देवता बाबा रामदेव के दरबार में नेताओं ने हाजिरी लगाना और मन्नतें मांगना शुरू कर दिया है। शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला, ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी और पूर्व मंत्री हरीश चौधरी ने बाबा के दर पर जाकर समाधि पर पूजा अर्चना कर अपनी जीत की मन्नत मांगी। साथ ही फलौदी कांग्रेस प्रत्याशी प्रकाश छंगाणी समेत कई प्रत्याशियों ने समाधि स्थल पर पूजा अर्चना की। और इस विधानसभा चुनाव में पोकरण का सियासी पारा चढ़ा हुआ है। चुनावी चर्चा बनी पोकरण की सीट पर एक और बीजेपी के महंत प्रतापपुरी महाराज हैं। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस की तरफ से मंत्री शाले मोहम्मद मैदान में हैं। मतगणना से पहले एक दिन पहले महंत प्रतापपुरी अपनी जीत को लेकर आश्वस्त दिखाई पड़ रहे हैं। महंत ने व्यासों की बगीची स्थित श्री जाज्वला माता मंदिर में हवन की आहुतियां दी। साथ ही महादेव मंदिर में जलाभिषेक कर जीत की मन्नत मांगी। इस दौरान प्रतापपुरी ने एक धन्यवाद सभा का भी आयोजन किया, जिसमें तमाम पदाधिकारियों को
उन्होंने धन्यवाद दिया। इसमें उन्होंने हिस्सा लिया। साथ ही महंत ने अपनी जीत का दावा करते हुए प्रदेश में बीजेपी सरकार बनने की बात कही। में जितना मतदान हुआ है सबको पता है किसके लिए और किसके लिए हुआ है। वो केवल हुआ है भारतीय जनता पार्टी के लिए मतदान हुआ है। कमल खिलेगा। मोदी जी के साथ खड़ा रहने का हमें संकल्प लेना, 2024 की तैयारियां करनी है और जीत के बाद हम कोई जश्न में नहीं खोएंगे। हम अपने कर्तव्य का निर्वहन करने के लिए तत्पर रहेंगे। देखिए, मैंने हर जाति वर्ग को साथ देने की कोई प्रयास नहीं किया। हर जाति वर्ग ने मुझे साथ दिया, इसलिए मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। वो मुझे समझ पाए हैं कि मैं क्यों आया हूँ और मैं क्या हूँ। और मैं ये खुद को समझ रहा हूँ कि जो जनता मेरे में विश्वास करी, प्रभु मेरे में ताकत देना, मैं उनके सपनों को साकार कर पाऊँ, मैं उनके साथ खड़ा रह पाऊँ। और जो उन्होंने मेरे में विश्वास जिताया है, मैं उनके विश्वास को अक्षुण्ण रखूँ, उनको मजबूत कैसे करूँ। बस मेरी तो यही लगन है कि राजस्थान में न्यूज़ 18 का तहलका सच के दम पर बना, खबरों का शहंशाह। न इधर की अटकलें न उधर की अफवाहें। अवाम ने बस न्यूज़ 18 को चुना। दर्शकों के भरोसे ने न्यूज़ 18 को फिर बनाया नंबर 1। न्यूज़ 18 राजस्थान, भरोसा है, विश्वास है। साथ ड्रोन कैमरे और सादी यूनिफॉर्म में पुलिस की तैनाती की जाएगी। कॉलेज के बाहर और सभी जगहों पर पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्स, RAC के करीब 300 अधिकारी और जवान तैनात होंगे। साथ ही शहर में 12 फिक्स पिकेट्स पर पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे। वहीं 3 मोबाइल टीम भी कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए गश्त रखेंगे। असामाजिक तत्व पुलिस के रडार पर रहेंगे। विधानसभा चुनावों की मतगणना को देखते हुए मतगणना स्थल पर पर्याप्त पुलिस प्रबंध किए गए हैं। चुनाव आयोग के निर्देशानुसार त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की गई है। बाहरी स्तर पर भी जो भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस बल लगाया गया है और मतगणना स्थल की सुरक्षा के लिए CAPF की कंपनी पूर्व से तैनात है, जो कि वहां सुरक्षा करेगी। जयपुर के मालवीय नगर में हुए ट्रिपल मर्डर की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है। पुलिस ने फरार आरोपी शिव प्रताप को उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी शिव को आज पुलिस जयपुर लेकर पहुंची। आपको बता दें कि बुधवार को दिन दहाड़े झालाना इलाके में आरोपी ने 2 मासूम बच्चों और मां की चाकू से गला रेत कर हत्या कर दी थी, जिसके बाद फरार आरोपी सोशल मीडिया पर अपनी स्टोरी अपडेट कर रहा था। पुलिस आरोपी की ID की एक्टिविटी देखकर पीछा करते हुए यूपी पहुंची, जिसके बाद आरोपी को अरेस्ट किया गया। बाड़मेर से यह खबर है, जहां पर पेट्रोल पंप पर पंप कर्मचारी को घसीट कर ले जाने का एक मामला सामने आया है। पंप पर लगे CCTV कैमरे में सारी घटना कैद हो गई। पंप संचालक दिलीप कुमार ने बताया कि रात 2 बजे ऑल्टो कार पेट्रोल भरवाने के लिए आई। कार में पेट्रोल भरवाने के बाद चालक ने बोतल निकाली और उसमें पेट्रोल भरने को कहने लगा। जब पंप कर्मचारी बोतल में पेट्रोल भर रहा था तो चालक कार को लेकर भागने लगा। इस दौरान जब कर्मचारी ने कार को रोकने का प्रयास किया तो कार चालक उसे 200 से 300 मीटर घसीटता हुआ ले गया, जिसके कारण कर्मचारी घायल हो गया और उसे चोटें भी आई। घायल कर्मचारी का अस्पताल में इलाज चल रहा है। फिलहाल पंप संचालक की रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने कार चालक की तलाश शुरू कर दी है। अजमेर के करकेडी में घने कोहरे के कारण आज निजी बस और स्थानीय स्कूल की बस में टक्कर हो गई। इस हादसे में एक ड्राइवर के साथ एक बच्चे की मौत भी हो गई। दर्जनों बच्चे घायल हो गए। घायलों का नजदीकी अस्पताल में इलाज चल रहा है। प्राथमिक उपचार के बाद JLN अस्पताल में भर्ती किया गया। वहीं मौके पर पहुंचे अजमेर कलेक्टर ने भी हालातों का जायजा लेते हुए उचित व्यवस्था करने के निर्देश दिए। साथ ही मौके पर पहुंचे पुष्कर विधायक सुरेश रावत और पूर्व विधायक गोपाल बाहिती ने भी उच्च अधिकारियों से बातचीत कर हालात जाने। जानकारी के मुताबिक भीषण हादसे में अभी कई बच्चों की हालत नाजुक बनी हुई है। एक बस में 40 बच्चियाँ थे, तो वो सुबह जा रहे थे। घने कोहरे के कारण एक्सीडेंट हो गया, जिसमें से अभी 4-5 तो काफ़ी सीरियस है। एक ड्राइवर की भी डेथ हो गई है और बाकी का अपना JLN अस्पताल और क्षेत्रपाल में इलाज चल रहा है। लगभग काफ़ी दर्जनों की तादाद में है। अभी तो हम सब जगह बात करके इनसे बातचीत कर रहे हैं। हाँ, पर्याप्त इलाज की JLN के अंदर काफ़ी अव्यवस्था है। यहाँ पे जो CT स्कैन की मशीन है वो भी ख़राब है, सोनोग्राफी की मशीन भी ख़राब है। सुबह यहाँ पर्याप्त स्टाफ भी नहीं था, तो मैंने JLN सुपरिटेंडेंट साहब को भी कहा, कलेक्टर साहब को भी कहा, CMHO को भी कहा कि भाई हमारे भयंकर हादसा हो गया तो व्यवस्था कराएं। रूपनगढ़ में एक स्कूल बस और एक प्राइवेट बस के आपस में भिड़ंत हुई है।
कुछ बच्चे और कुछ अडल्ट लोग गंभीर रूप से घायल हैं। उनको अभी JLN अस्पताल में, मित्तल हॉस्पिटल और क्षेत्रपाल हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है। हमारी पूरी डॉक्टर्स की टीम इलाज में अभी लगी हुई है और हम पुरजोर प्रयास कर रहे हैं कि सबका बढ़िया से अच्छे से इलाज कराएं। पूरी पुलिस और प्रशासन की टीम मुस्तैद है और हम आपको आगे भी अपडेट करते हैं। डूंगरपुर जिले के घाटा गांव के पास ट्रैक्टर के आगे का टायर निकलने से ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई, जिसके कारण चालक के साथ बैठे 3 मजदूर घायल हो गए। गनीमत रही कि ट्रैक्टर पुलिया के नीचे नहीं गिरी, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। घायलों को अस्पताल में भर्ती किया गया है। चूरू के सरदार शहर में दर्दनाक हादसा हुआ है। हादसे में 3 बच्चों समेत 4 लोगों की मौत हो गई, 8 लोग घायल हो गए हैं। बता दें आपको कि शादी समारोह में शामिल होने जा रही कार को बंधनाऊ गांव के पास अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। हादसे में कार बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है। घायलों को श्री डूंगरगढ़ अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिनमें 3 की हालत गंभीर बनी हुई है। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाने के साथ रास्ता सुचारू किया। पुलिस के मुताबिक हादसे की वजह तेज रफ्तार हो सकती है, वहीं अज्ञात वाहन की तलाश की जा रही है। दौसा में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर देर रात अमरूदों से भरी एक पिकअप पलट गई। गाड़ी की तेज गति होने के कारण अनियंत्रित होकर बताया जा रहा है कि एक पलटी है। गनीमत रही कि पिकअप में सवार 3 लोग बच गए, उन्हें बस हल्की चोटें आई हैं, लेकिन सड़क पर अमरूद फैल गए। सड़क पर फैले अमरूदों को लोग उठाकर ले जाने के लिए उत्सुक दिखे, जिसके बाद जिसको जो हाथ लगा वो अमरूदों के बोरे में भरकर ले गया। इधर एक्सप्रेस वे की सेफ्टी टीम तत्काल मौके पर पहुंची और दुर्घटनाग्रस्त पिकअप को दूर हटवाया गया। अलवर के धमरेड़ गांव में 22 वर्षीय युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। ASI सूरज सिंह ने बताया कि शुक्रवार को रात में युवक ने पंखे से फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। सूचना पर पड़ोसी उसे लेकर अस्पताल पहुंचे, जहां उसे डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। उक्त सूचना पर मैं डीओ था, मौके पर आया तो ये देखा इसकी लाश को मृत पाया गया। इसकी लाश को मोर्चरी में रखवा गया और आज दिनांक 2/12/23 को हम इसका बासपोस्टमार्टम लाश परिजनों को सुपुर्द की गई। कोटा में ACB के शिकंजे के बाद UIT के XCN कमल मीणा को बर्खास्त करने की मांग उठने लगी है। समाजसेवी संदीप राजावत ने UDH प्रमुख शासन सचिव को पत्र लिखकर XCN मीणा को कार्य मुक्त करने की मांग उठाई है। वहीं ACB की कार्रवाई के बाद अब UIT में जुगाड़ी इंजीनियर्स को पोस्टिंग मिलने की भी पोल खुल गई। दरअसल XCN मीणा पर छापे के बाद मीणा की आय से 166% ज्यादा संपत्ति मिली, जिसमें उनकी पत्नी और बेटे को भी आरोपी बनाया गया है। वहीं जैसे जैसे ACB की जांच आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे कमल मीणा की काली कमाई का पर्दाफाश भी हो रहा है। UIT के XCN कमल मीणा के आवास, दफ्तर व हॉस्टल पर चलाए जा रहे सर्च अभियान के दौरान कई चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। ACB द्वारा की गई जांच के दौरान सामने आया कि XCN कमल मीणा के पास आय से अधिक करीब 7.5 करोड़ रुपए की संपत्ति मिल चुकी है। ACB की टीम ने इस मामले में XCN कमल मीणा, उनकी पत्नी और उनके बेटे को भी आरोपी बनाया है। विश्व स्तरीय चंबल रिवर फ्रंट के करोड़ों रुपए का प्रोजेक्ट भी XCN कमल मीणा के पास ही था। ACB की टीम अब लगातार चौंकाने वाले खुलासे कर रही है। कोटा से न्यूज 18 हिंदुस्तान के लिए ओम प्रकाश मारू। धौलपुर के सरमुथरा में वन विभाग की टीम ने अवैध खनन कारोबारियों पर शिकंजा कसा है। टीम ने कार्रवाई करते हुए अवैध फर्शी पत्थर से भरे हुए ट्रक और बोल्डर पत्थर से भरी हुई ट्रैक्टर ट्रॉली को पकड़ा है। रिझौनी वन क्षेत्र में हुई कार्रवाई में टीम ने जब्त ट्रैक्टर ट्रॉली को सरमुथरा वन विभाग कार्यालय में खड़ा करवा दिया। मौके पर ही दोनों ट्रक चालकों को भी गिरफ्तारी की कार्रवाई की गई है। वन विभाग की इस कार्रवाई से खनन कारोबारियों में हड़कंप मच गया है। लिप्त एक ट्रक फर्सी का और एक ट्रैक्टर पत्थर बोल्डर से भरा हुआ पकड़ा गया। सर जी कहाँ पे कार्रवाई की आपने? ये रिजोनी वनखंड के वन क्षेत्र में।
इधर कोटा के रोडवेज बस स्टैंड में महिला का 100 तोला सोना चोरी होने के मामले में आज दूसरे दिन भी पुलिस के हाथ कोई सुराग नहीं लगे हैं। आपको बता दें कि शादी समारोह से लौटते वक्त रोडवेज बस स्टैंड के पास से महिला का 100 तोले का सोना चोरी हो गया था। चोरी हुआ सोना करीब 60 लाख रुपए से ज्यादा का बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। मेरी पूरी ज्वेलरी, मेरी पूरी कमाई की ज्वेलरी है, 100 तोला के लमसम ज्वेलरी है। उसमें पक्के की पोशाकें हैं, पूरी 7, 8, 10 हजार की पोशाकें अलग से हैं। पूरा देर में गायब हुआ ये? वो केवल 10-5 मिनट के अंदर गायब हो गया। जैसे बस स्टार्ट हुई ना, मुझे नजर ही नहीं आया मेरा सूटकेस। पत्नी श्री सुदर्शन सिंह जाति राजपूत, उम्र 40 साल, निवासी झालावाड़ की रहने वाली थी। ये राजगढ़ से शादी में आ रही थी, शादी करके मनोहर थाना जा रही थी, झालापाटन। बीच में बस स्टैंड ने बताया कि बैग बस में रखा था, जो मोबाइल में बिजी होने के कारण बस से कहीं उतार लिया। तो महिला को पता नहीं कहाँ उतारा, कहाँ नहीं उतारा। रिपोर्ट दिए, रिपोर्ट देके तफ्तीश जारी। राजसमंद के सिविल न्यायाधीश और न्यायिक मजिस्ट्रेट आमेट ने चेक अनादर मामले में फैसला सुनाया है। दरअसल निर्धारित समय में पारस गुर्जर द्वारा पैसे नहीं चुकाने पर पुष्पा पालीवाल ने बैंक में चेक लगाया, लेकिन बाउंस होने के बाद उसने कोर्ट में मुकदमा पेश किया। वहीं न्यायिक मजिस्ट्रेट ने मुलजिम पारस को अपराध धारा 138 NI एक्ट में 2,90,000 रुपए रोकड़ अदा करने और 1 वर्ष का साधारण कारावास का दंडादेश का आदेश दिया है। कोटा में बार एसोसिएशन के चुनाव के लिए अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और महासचिव समेत अन्य पदों के लिए 35 प्रत्याशी मैदान में हैं। अदालत परिसर में इन दिनों चुनावी गर्माहट देखने को मिल रही है। अभिभाषक परिषद के चुनाव 8 दिसंबर को परिषद के सभागार में होंगे। अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव, पुस्तकालय सचिव और कार्यकारिणी सदस्य समेत 7 पदों के लिए 35 प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। मतदान के लिए 30 बूथ बनाए गए हैं। अधिवक्ता वोटर को 6 दिसंबर तक शपथ पत्र जमा कराना होगा, जिसके बाद ही अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन होगा। जो चुनाव की गाइडलाइंस हमें मिली है उसमें यह कहा गया है कि किसी प्रकार का मतदाता को प्रलोभन नहीं दिया जाएगा, जैसे कैलेंडर बांटना, डायरी बांटना या डिनर देना, लंच देना या अल्पाहार कराना या किसी प्रकार का भी प्रलोभन अगर कोई देता पाया जाता है कोई प्रत्याशी, तो उसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए समिति एम्पावर्ड है और जो भी निर्णय होगा वो उसके लिए बाध्यकारी होगा। और ये भी हमारे लिए गाइडलाइंस है कि किसी भी प्रकार से शांतिपूर्वक, सफलतापूर्वक ये चुनाव हमें कराने हैं अंडर द गाइडलाइंस गिवन बाय द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। बाड़मेर शहर में चामुंडा चौराहे से रामनगर जाने वाली सड़क लंबे समय से टूटी हुई है, जिसके कारण स्थानीय लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बारिश के बाद इस सड़क की हालत बदतर हो जाती है। आलम यह है कि सड़क पर एक भी लाइट नहीं है। कई बार तो छोटे बच्चों को चोट भी आ जाती है। आने जाने वाले लोगों के कीचड़ के कारण कपड़े भी गंदे हो जाते हैं, लेकिन सड़क की सुध लेने वाला कोई नहीं है। ये सड़क लगभग मेरी यहाँ 10 साल से दुकान है, 10 साल से मैं देख रहा हूँ यही कंडीशन है। कई बार सर्वे हुआ है, सर्वे वाले आते हैं, सर्वे करके चले जाते हैं, सुध लेने वाला कोई है नहीं। ये करीबन 10 सालों से ऐसा ही चल रहा है। एक बार जो डमरीकरण हुआ था उसके बाद कोई डमरीकरण नहीं हुआ है। आम जन लोगों को इतनी परेशानी है जिसकी कोई, मैं बिल्कुल आपको बता नहीं सकता है कितनी परेशानी है। जिले में पिछले कई दिनों से बदले मौसम के मिजाज के बाद सर्दी ने अपने तीखे तेवर दिखाने शुरू कर दिए। लगातार 5वें दिन भी घने कोहरे के चलते जनजीवन प्रभावित हो रहा है। विजिबिलिटी कम होने के चलते वाहनों की रफ्तार पर भी ब्रेक लगता नजर आ रहा है। सर्दी से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा लेते नजर आ रहे हैं। वहीं कोहरे के चलते गेहूं, चना, सरसों की फसलों की अच्छी पैदावार होने की संभावना जताई जा रही है। बदले मौसम के मिजाज के बाद सर्दी ने तीखे तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। झुंझुनू 5वें दिन भी कोहरे के आगोश में लिपटा हुआ है। कोहरे की वजह से जनजीवन प्रभावित है, तो वहीं कोहरे के कारण वाहनों की रफ्तार पर भी ब्रेक लगा है। वाहन चालक घने कोहरे के कारण हेडलाइट जलाकर अपना सफर तय कर रहे हैं, तो वहीं इस कोहरे को किसान है फसलों के लिए फायदेमंद साबित मान रहे हैं। किसानों का कहना है कि कोहरा और उसके साथ
आ रही ओस की बूंदों से रबी की फसल को फायदा होगा। किसानों का कहना है कि खास तौर पर गेहूं, चना और सरसों की फसल को इस कोहरे और ओस की बूंदों से फायदा होगा। सर्दी के बड़े असर के बाद लोग अब उन्हीं कपड़ों में लिपटे हुए नजर आ रहे हैं, तो वहीं लोग सुबह शाम जरूरी काम होने पर ही घरों से बाहर निकल रहे हैं। लोग सर्दी से बचने के लिए अलाव तापते हुए भी नजर आ रहे हैं। जिले में आगामी दिनों में सर्दी का और बड़ा असर देखने को मिलेगा। करसन सिंह शेखावत, न्यूज 18 राजस्थान, झुंझुनू। श्री गंगानगर में तापमान में आई गिरावट के बाद ठंड बढ़ गई है। जिले के शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में घना कोहरा छाया हुआ है। जहां एक तरफ कोहरा खेतों में खड़ी रबी की फसल के लिए फायदेमंद है, वहीं कोहरे के कारण कम हुई विजिबिलिटी से वाहन चालकों को परेशानी हो रही है। ठंड बढ़ने के साथ लोग घरों से गर्म कपड़े पहनकर निकल रहे हैं, वहीं जगह जगह पर जल रहे अलाव का सहारा भी लेते नजर आ रहे हैं। इस दौरान जिला मुख्यालय में बढ़ती ठंड का जायजा लिया हमारे संवाददाता ने। सरहदी जिले श्री गंगानगर में पिछले कुछ दिनों से लगातार दिन और रात के तापमान में गिरावट होने के साथ ही कोहरा छाने की वजह से मौसम के मिजाज पूरी तरह से बदल चुके हैं। श्री गंगानगर जिले में सर्दी का आगमन होते ही जहां एक और कोहरा दिखा जा रहा है, तो दिन और रात के तापमान में गिरावट होने की वजह से लोगों का दिनचर्या भी बदलने लगी है। अभी इस समय हम श्री गंगानगर के अंबेडकर चौक पर मौजूद है। यहाँ से हम आपको रविंद्र पथ की तस्वीरें दिखाएं तो आप ये देखिए, श्री गंगानगर जिला मुख्यालय पर काफी कम कोहरा दिखाई दे रहा है।